इट इज वेरी रेयर दैट कोई आर्टिकल हम कम अक्रॉस करते हैं न्यूज़पेपर्स में जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स का कॉकटेल देखने को मिलता है। और आईआर के टॉपिक में अगर सोशल इश्यूज का भी एक ब्लेंड देखने को मिले, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एसे के पेपर में भी। अब जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, ये टॉपिक कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ब्रेकिंग न्यूज वाला है, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक इमर्जिंग चैलेंज है, स्पेसिफिकली नॉट ओनली फॉर जापान बट ऑल्सो फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द 21st सेंचुरी। Nowhere in the history of mankind, I mean, we've always been talking about overpopulation. We've always been talking about people having more than 4 children, 5 children. But in the 21st century, the dynamics of the fertility ratio has been changing, and therefore, 2025 has been all about wars, about tariffs, about sanctions, about ceasefires. However, this is one important thing which is also very important to understand, which is the declining demographics. और ये declining demographics आने वाले समय में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम रेस कर सकती है, बिकॉज अगर इंसान ही नहीं होंगे तो क्या फायदा इकोनॉमी का, और अगर युवा ही नहीं होंगे किसी भी देश में तो फिर इकोनॉमी किस बात की, इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ पाएगी। युवाओं का होना बहुत जरूरी है। वी वुडंट वांट दैट वी एंड अप हैविंग अ पॉपुलेशन व्हिच इज वेरी एजेड विदाउट एनी यंगस्टर। ऑलराइट, सो ये प्रॉब्लम बहुत पर्टिनेंट है इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज में, जर्मनी, फ्रांस, जापान फॉर दैट मैटर, लेकिन ये प्रॉब्लम इवन देखी जा रही है इमर्जिंग इकोनॉमीज में, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें। सो देयरफॉर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस होल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। आई एम श्योर इसके बारे आपने पढ़ा होगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दोस्त जिनको इसके बारे नहीं पता, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स इन अ वेरी बेसिक मैनर। माय नेम इज कुबेर सिंह। ऑलराइट, देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है। जो डेटा हमारे सामने आया है वो ये कहता है कि 2024 में जापान का जो टोटल पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है, दैट इज ह्यूमंगस, डिक्लाइन बाय मोर देन 908,000 people to around 120.65 million people, that is around 12 crore people, 12 crore people। और इसी रिपोर्ट ने ये कहा कि ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन डिक्लाइन है जापान में सिंस द लास्ट 56-57 ईयर्स, यानी कि सिंस 1968। और ये कंसेक्यूटिवली 16th स्ट्रेट ईयर है इन अ रो, 16th स्ट्रेट ईयर, यानी कि फ्रॉम 2008 से लेके 2024 तक ये 16th टाइम है दैट जापान की पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है। दिस इज क्वाइट एन अलार्मिंग कंसर्न। एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड इस कॉन्टेक्स्ट में ये भी है कि जो फॉलिंग बर्थ रेट है जापान में, यानी कि जो नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल होता है जिसको हम बर्थ रेट कहते हैं, दैट इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग इन द गिवन पीरियड, यानी कि इन द लास्ट 16 ईयर्स। नाउ 686,000 newborns were recorded in 2024, which is the lowest number of the newborn records since 1899। क्या जापान इकलौती कंट्री है जिसमें जहां पे ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं? इज जापान एन आउटलायर? वेल, परहैप्स नॉट सो। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने, शिगेरू इशिबा ने, ये एक क्वाइट इमरजेंसी कह के डिक्लेयर करा है कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन से कम नहीं है, बट दिस इज अ साइलेंट इमरजेंसी। लेकिन जापान अकेला नहीं है जो कि डिक्लाइनिंग बर्थ रेट्स और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशंस देख रहा है। और अगर अपने आस पड़ोस में जापान देखें तो और भी कुछ देश हैं, जैसे कि साउथ कोरिया है, चाइना है, जो कि श्रिंकिंग पॉपुलेशंस देख रहे हैं। चाइना में श्रिंकिंग पॉपुलेशंस हर साल देखी जा रही है सिंस 2022। और इनफैक्ट चाइना ने तो सब्सिडी भी अनाउंस करी है फर्टिलिटी रेट्स को इंप्रूव करने के लिए। मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था, चाइना में ब्राइड्स की कमी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां हैं ही नहीं चाइना में, तो शादी किससे कराओगे आप। चाइना की वो जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी जो कि चाइना ने 1980s में शुरू करी थी, लेट 1970s 1980s में, उसका अब इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, लेस नंबर ऑफ फीमेल्स, ऑफ कोर्स आगे जाके शादियां होने में प्रॉब्लम, बच्चे ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, लोग बच्चे कम कर रहे हैं, फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। ये सब चीजें एक रियलिटी है जो कि सिर्फ जापान को नहीं बट कंट्रीज लाइक चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया, इनको भी इंपैक्ट कर रही हैं। South Korea also has among the lowest birth rates globally, और इनफैक्ट जो टोटल फर्टिलिटी रेशियो है दैट इज ऑल्सो डिक्लाइंड, चाहे वो इंडिया की बात हो, फ्रांस की बात हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो। तो यानी कि ये एक कलेक्टिव फिनोमेना है डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स का, जो कि बहुत सारी कंट्रीज पे इंपैक्ट कर रहा है। एंड बाय द वे, 4th-5th मिनट इनटू द वीडियो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन भी है, देयर इज अ PYQ इन द एंड ऑफ द वीडियो, जिसका आंसर आपने जरूर करना है कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, नाउ अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की बात करते हैं। अब एक बहुत पॉपुलर थ्योरी है, एक बहुत पॉपुलर एक्सप्लेनेशन है, जो कि क्या कहता है कि भाई देखो, जैसे कंट्रीज एग्रेरियन इकोनॉमीज में से इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज में मूव करती हैं, तो जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन होना शुरू होते हैं।
लेकिन अब एक बात को समझो कि जापान को तो बहुत ज्यादा अरसा हो गया ना एक एग्रेरियन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज में ट्रांजिशन करे को। ये बात चाइना में समझ आती है, ये बात इंडिया में भी समझ आती है कि चलो हम भी थोड़ा एक ट्रांजिशन लेके आ रहे हैं, ऑल्दो नॉट कंप्लीट। लेकिन चाइना में समझ आता है कि चाइना एक एग्रेरियन इकोनॉमी से अब एक इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी में ट्रांजिशन कर चुका है। लेकिन जापान में ट्रांजिशन बहुत पहले आ चुका था, जापान बहुत पहले डेवलप हो चुका था। अब मेडिकल, एजुकेशनल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही हैं। अब आज के टाइम पे तो टेस्ट ट्यूब बेबीज भी हो रहे हैं, आईवीएफ के जरिए आप बच्चे कर सकते हैं, ट्विंस कर सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी के कारण और मेडिकल साइंस के कारण लोगों की लाइफ तो प्रोलॉन्ग हो ही रही है, लेकिन बच्चों के बचने के चांसेस भी बेहतर हो रहे हैं। लेकिन साथ के साथ औरतों की डिसीजन मेकिंग पावर्स भी बढ़ रही हैं कि वो कितने बच्चे चाहते हैं, कब चाहते हैं, क्या वो नहीं चाहते हैं। देयर आर मेनी कपल्स हु से दैट नो, वी डोंट वांट अ चाइल्ड, we don't want a child, maybe we can adopt a child, maybe we can adopt a pet or whatever it is, but we don't want a child. Many people individually decide that. It's their own collective call. That's their own personal decision that we don't want a child. Now, अब इस shift के reason को समझते हैं। Now, one of course can be a personal reason that यार I am married but I don't want a child. You know, I don't think so that I have a temperament कि मैं अभी किसी बच्चे को उसको मैं father कर सकता हूं या मैं mother कर सकती हूं। That is one personal choice. लेकिन fundamentally एज अ सोसाइटी दो रीजंस यहां पे समझने जरूरी हैं, जो कि बहुत सारे डेमोग्राफर्स ने भी कहा है, सोशल थिंकर्स ने भी कहा है। पहली बात, सोशल लिबरलिज्म। देखो, सोशल लिबरलिज्म, अब इंडिविजुअल्स मॉडर्न सोसाइटीज में अपने खुद के सोशल नॉर्म्स को री एग्जामिन कर रहे हैं और वो अपनी इंडिविजुअल एस्पिरेशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जैसे कि पहले होता था, अब पहले 21-22 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई है तो घर वालों का प्रेशर था कि आपको बच्चे करने हैं, औरत को कहीं बाहर काम करने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे संभाले, बच्चों को पैदा करे, घर का काम संभाले, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अभी क्या ना कि अभी एस्पिरेशंस भी आ गई हैं, बिकॉज सी आपने बच्चा करना है तो आपको बच्चे को संभालना भी पड़ेगा। बच्चे को संभालने के लिए आपको लगता है कि आपकी एस्पिरेशंस को आपको सेट अपार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज देखो अब एक बच्चा, छोटा बच्चा तो आपका टाइम और एनर्जी दोनों डिमांड करेगा। तो मीन्स कि आपको अपनी एस्पिरेशंस को, पहले क्या होता था कि पहले लोग अपनी एस्पिरेशंस को सेट अपार्ट करते थे। अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं यार, मेरे को एस्पिरेशंस है, मेरे एम्बिशंस हैं, मेरे वो अचीव करने हैं। क्योंकि लोग ना सोसाइटी से वैलिडेशन बहुत सीख कर रहे हैं, व्हिच इज टू ईच टू इट्स ओन। एवरीबडी वांट्स अ वैलिडेशन फ्रॉम द सोसाइटी दैट मैं एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो लोगों की इंडिविजुअल एस्पिरेशंस आ रहे हैं, व्हिच इज फाइन, टू ईच टू इट्स ओन। और दूसरी बात कि चलो यार मेरे एस्पिरेशंस क्यों आ रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि सरकार मेरी मदद नहीं करेगी। मींस के यार कि मेरे पास जो वेलफेयर नेट है, मेरे को अपना वेलफेयर नेट खुद ही बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट का जो वेलफेयर नेट था, यानी कि आपको सब्सिडीज मिलेंगी, बहुत ज्यादा आपको चाइल्ड केयर सब्सिडीज मिलेंगी, ये सब चीजें, जो वेलफेयर स्टेट वाला जो मैकेनिज्म था, ये इवन मेजर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड वेस्टर्न इकोनॉमी से भी विड्रॉ हो चुका है। 1980s एंड 90s में ये सोशल वेलफेयरिज्म वाला जो कंसेप्ट है, दैट हैज बीन सीइंग अ डिक्लाइन इन द लास्ट 25-30 ईयर्स। और इसके कारण लोगों को यह भी लगना शुरू हुआ कि यार कि अगर सरकार मेरी इतनी मदद नहीं कर पाएगी, महंगाई बहुत ज्यादा है, एस्पिरेशन बहुत ज्यादा है, तो मैं सरकार की सब्सिडी पे तो अपना घर नहीं चला सकता हूं। मींस कि मेरे को अपनी एस्पिरेशंस को बढ़ाना पड़ेगा, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, व्हिच इज फेयर। यू कांट रेज अ फैमिली इन पॉवर्टी, यू कांट रेज अ फैमिली। लोगों को इस बात की समझ आ रही है कि अगर मेरी मंथली इनकम एक्स अमाउंट है तो मुझे यह भी समझ आना चाहिए कि उस एक्स अमाउंट में मैं कितने बच्चों को टेक केयर कर पाऊंगा, और अगर मैं सोल अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली हूं। बिकॉज पहले जमाने और थे, पहले इतनी महंगाई नहीं होती थी, आज के टाइम पे चीजें और हैं। तो अगर सरकार की तरफ से वेलफेयरिज्म भी डिक्लाइन में है, तो इंडिविजुअलिज्म प्रोबेबली यहां पे किक इन करेगा, व्हिच इज बट नेचुरल। सिचुएशन इन जापान हमेशा हेडलाइंस लेके आता है यहां पे, बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलरली लो total because of the low total fertility rates and the birth rates. For example, इंडिया का जो TFR है 1.98 है, साउथ अफ्रीका का 2.22 है, ब्राजील और अमेरिका का 1.62 है, फ्रांस का 1.66 है। ये एज पर द वर्ल्ड बैंक डेटा है। जापान का TFR कितना कम है, 1.2। साउथ कोरिया का उससे भी कम है, 0.72, और चाइना का अलार्मिंगली 1 पे है, सिंगापुर का 0.97 पे है। तो आप देख सकते हैं कि लाइक अ डेवलप्ड इकोनॉमी लाइक इवन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका भी जो TFR है वो स्टिल इज मच मोर बेटर देन एज कंपेयर टू चाइना और साउथ कोरिया और जापान। सो देयरफॉर ये
सिचुएशन केवल जब, अब ये अच्छी बात भी है कि आप फैमिली कंट्रोल के टुवर्ड्स जा रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल के टुवर्ड्स जा रहे हैं, बट यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल एंड वी डोंट वांट a bomb of explosion happening of the population so that all the resources are depleted. You would want to save the resources for the coming generations as well. That is, which is fine. However, you have to understand there has to be a certain threshold. I mean, having a total fertility rate which is perhaps 1 or less than 1, that is something which is very, very alarming. Now, the average world average is 2.2 TFR, right? Which is just above 2.1, which is the total fertility rate which is needed to maintain the population levels. So world average 2.2 है, total fertility rate which is needed to maintain the population level वो 2.1 है. तो clear benefits हैं. There are many benefits अगर आपका total fertility rate कम हो रहा है, जैसे कि औरतों के पास ज्यादा options हैं, उनकी discretion ज्यादा है, वो ज्यादा educated है, उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम ज्यादा है, वो अपनी चॉइसेस एक्सरसाइज कर सकते हैं, दे कैन हैव देयर ऑटोनॉमी ओवर देयर बॉडीज, हाउ मेनी चाइल्ड दे वांट टू बेयर, दे डोंट वांट टू बेयर, दैट इज आल्सो देयर डिस्क्रिशन. And parents, they are potentially providing a higher quality of life for each child, which means that okay, we will have lesser number of child, perhaps we will not have 5 or 6 children, we will have maybe 1 children or 2 children, but we would ensure that we would give them quality education, quality lifestyle, whatever best we can. That is what is the aspiration of every parent. अब डेमोग्राफर्स ने यह भी नोट करा है कि ये जापान जैसी सिचुएशन बाकी ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी है, और मैं केवल साउथ कोरिया या जापान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे इनफैक्ट जो एशियन कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, वहां की भी बात कर रहा हूं. अब अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के चलते मतलब कि जो आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बढ़ गए हैं, जो आपके लिविंग कॉस्ट्स हैं वो बढ़ गए हैं, रेंटल कॉस्ट, बाहर खाना खाने जाना है उसके कॉस्ट, कपड़ों के कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट, हर एक चीज बहुत एक्सपेंसिव है. एंड मीन्स अगर आपके लिए एक्सपेंसिव है तो आपके बच्चों के लिए तो होगा. यू कांट आस्क अ 3-year-old गाय, आप 3 साल के बच्चे को नहीं कह सकते हो कि भाई मैं तेरे साथ कॉफी पीने जा रहा हूं या मैं तेरे साथ बर्गर खाने जा रहा हूं, तो तू अपना बिल मुझे दे और मैं अपना 50-50 करेंगे. आप वो बच्चे को नहीं कह सकते हो, वो बच्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बच्चा आपकी लायबिलिटी भी है. सो देयरफॉर विद द इंक्रीजिंग लाइफस्टाइल कॉस्ट्स ये चीजें और एक्सपेंसिव हो रही हैं, एंड रिजिड ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स दे आर स्टिल प्रिवेलिंग इन दीज मैटर्स. अब डबल बर्डन की बात आती है. डबल बर्डन यानी कि औरतें जो कि डिसाइड करती हैं कि उन्होंने शादी करनी है, चलो शादी करो, बिल्कुल अच्छी बात है, दे आर फाइंडिंग देमसेल्व्स टू कैरी अ डबल बर्डन. डबल बर्डन क्या है कि एक तो उनको काम करना पड़ेगा और मेजॉरिटी ऑफ द हाउस होल्ड टास्क को मैनेज करना पड़ेगा, वो भी अनपेड वर्क, यानी कि उनको इस बात का कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं, व्हिच मींस कि उनको डबल बर्डन है, घर का भी काम करना है और बच्चे भी पालने हैं. डबल बर्डन की बात आ जाती है कि घर का वो जो काम कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, घर का जो भी सामान लेके आना है, खाना बनाना है या कुछ भी करवाना है, वो घर का काम जो ट्रेडिशनल जो घर का काम जो औरतें चला रही हैं, तो वो भी काम है. दैट इज ऑल्सो, डोमेस्टिक वर्क इज ऑल्सो अ वर्क. हाउसवाइफ होना भी एक फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फुल टाइम ऑक्यूपेशन है, लेकिन एक बर्डन आ जाता है कि वो उस टाइम को ट्रेड ऑफ नहीं कर सकते हैं विद सम अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके चलते उनको और कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल सकता है. एंड सेकेंडली दे ऑल्सो हैव द प्रेशर टू मेंटेन अ लार्ज फैमिली, that you have to bear the child, you have to maintain the family, the husband will go and work, you will have to look after the children, etc. etc. ये ट्रेडिशनल इंडियन हाउसहोल्ड्स में यही होता आ रहा है काफी सालों से. अब बात आती है चाइल्ड रेयरिंग की. हम देखो कैटल रेयरिंग की बात करते हैं, हम रेयरिंग क्या होता है, कल्टिवेशन की बात होती है, रेयरिंग की बात होती है, पालने की बात होती है. हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं, कैटल रेयरिंग की बात करते हैं, प्लांट रेयरिंग की बात होती है. तो व्हाई नॉट चाइल्ड रेयरिंग? हाउ अबाउट मेकिंग चाइल्ड रेयरिंग एज अ सोशल प्रोजेक्ट, लेकिन also involving the support of the government. Of course, बच्चा पैदा करने के लिए तो हस्बैंड वाइफ की ही रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन in terms of rearing the child, in terms of nurturing the child, how about even the government giving some incentive? Young people are aware that almost inevitably उनके जो material outcomes हैं वो खत्म हो जाएंगे. अब आपको आज एक गाड़ी लेनी है, आपको आज एक मोबाइल फोन लेना है, आपके बच्चे हो जाएंगे तो आपको लगेगा यार क्या लूंगा मैं मोबाइल फोन, क्या मैं गाड़ी लूंगा. बच्चों को पाल लेते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बच्चों के खर्चे करते हैं, बच्चों की एस्पिरेशंस को सुनते हैं. वो एक ऑटोमेटिकली एक चीज किक इन कर जाती है. जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो हम अपनी जरूरतों को कम, लेकिन बच्चों की जरूरतों को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं. तो हर कोई कह रहा है कि ठीक है, हम अपनी मटीरियलिस्टिक नीड्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं, वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट व्हाटएवर द कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन एक बैलेंस बना रहे कि हमारी कंप्लीटली जो हमारी एस्पिरेशंस हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए. मतलब कि ऐसा भी ना हो कि हम एक उस पोजीशन पे आ जाएं कि ठीक है सरकार कह रही है कि बच्चे करो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हम बच्चे करने के चक्कर में अपनी ही एस्पिरेशंस को, मतलब एक आप कहते हैं ना कि अपना पेट
काट काट के बच्चों को पालना है ना, तो ठीक है, लेकिन आप कितना ही अपना पेट काट के बच्चों को पालोगे, वो बात भी आ जाती है कि कितना आप अपनी इंडिविजुअलिज्म को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहोगे. सो देयरफॉर नाउ अगेन the onus would be lying on the governments that how can they support and how can they instill in the confidence. वो confidence कैसे instill कर सकते हैं लोगों के अंदर कि वो child rearing एक social project की तरह लेके आए, which means कि वो बच्चे पाले, बच्चों को रेस करें, also with some support from the government as well. And also government की support doesn't mean कि आपको free education मिल गया, free healthcare मिल गया. अब लोग quality education की भी बात करते हैं. इट इज नॉट कि आपको देखो 6 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक आपको राइट टू फ्री एजुकेशन ये सब मिल गया, लेकिन अगेन क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है. पेरेंट्स कहते हैं कि हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि उनकी क्वालिटी जो है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर है, उस पर इंपैक्ट ना आए. सो देयरफॉर द गवर्नमेंट वुड आल्सो हैव टू मूव सम स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन. ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2024 के पेपर में आया था. ये क्वेश्चन को देखो, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज. इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जो कि फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज होती हैं फॉर द लो बर्थ रेट्स और एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. यहाँ पे ये 5 कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, ये ऑप्शन दिए गए हैं. क्या करेक्ट आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. मिलेंगे बहुत जल्द और वीडियोस के साथ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. टेक केयर.